गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो हमने प्राइस एक्शन का कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस क्या होता है, कैसे काम करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जितना भी बेसिक आइडिया है हम इसको यूज करेंगे। क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लॉसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मार्केट में हम जो हमारा पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं तीन तरीके से। इक्विटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है डेरिवेटिव्स, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और कमोडिटीज। ठीक है। सो डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज ये सेम ही चीज है। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं, इसमें होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफ एंड ओ। फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। कमोडिटीज की मैं बात करूं, जिसमें जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल आ गया, एनजी आ गया, गोल्ड, सिल्वर, इनमें जो डीलिंग होती है ये होती है कमोडिटीज। कमोडिटीज का मार्केट्स अलग होता है। और डेरिवेटिव्स की मार्केट की बात करूं, ये डिपेंड करता है इक्विटी मार्केट में। इसका मतलब जिसको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है वो ऑप्शंस में डील कर सकता है। अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर की, तो देखिए, इक्विटी में एक सबसे कम रिस्क है, क्योंकि आप जब भी इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो आपके पास में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि टाइम डी के मतलब कि हमारे पास में एक लिमिटेड टाइम होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए डेरिवेटिव्स में। और अगर मैं बात करूं इक्विटी में, तो हमारे पास में टाइम लिमिट नहीं है। इक्विटी में हम जो भी स्टॉक को बाय करते हैं, हम चाहे उसको कितने टाइम भी होल्ड कर सकते हैं। बट वहीं मैं ऑप्शंस की बात करूं, उसमें एक टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट होती है 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स मैक्सिमम। 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज की होल्डिंग तक ही हम ले सकते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करूं, इक्विटी एंड ऑप्शंस में, मान लीजिए इक्विटी में कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है। तो आपको बाय करना है 100 स्टॉक। तो इसको बाय करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा 1 लाख रुपीज का। सेम ऑप्शन के अंदर आपकी वन लाख क्वांटिटी आ जाएगी। 20,000 हो सकता है, या हो सकता है 30,000 में भी आ जाए। बट मैं बात करूं टाइम लिमिट की, तो इक्विटी में कोई भी टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। वहीं मैं बात करूं ऑप्शन की, तो इसमें टाइम लिमिट होती है। वो 30 डेज भी हो सकती है, 60 डेज भी हो सकती है, 90 डेज भी हो सकती है। ऑप्शंस पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही हमारा टाइम लिमिट होती है। ऑप्शंस में होता क्या गाइस, कि मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड स्टॉक है, वो आपको कह रहा है कि मैं आपको 1 लाख क्वांटिटी दे रहा हूं, बट इतने टाइम के लिए। अगर वहां से जो भी स्टॉक में अप एंड डाउन होगा, वो आप ही का प्रॉफिट होगा और आप ही का लॉस होगा। मान लीजिए 1000 रुपीज की कोई प्राइस चल रही है, 100 क्वांटिटी हमने बाय की। अगर ऑप्शंस में, अब मैं इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूं। मान लीजिए इक्विटी है और मेरे पास में है ऑप्शन। इक्विटी में मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी, या मान लीजिए 1000 क्वांटिटी बाय करी, 100 रुपए स्टॉक की वैल्यू है। और ऑप्शंस में भी 1000 क्वांटिटी आ गई। ठीक है। अब मान लीजिए स्टॉक हो सकता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सिलेक्ट किया वो है 30 डेज का। अगर 30 डेज में ये प्राइस 100 से ऊपर नहीं गई, ठीक है, तो आपका कंप्लीटली लॉस होगा। कंप्लीट अमाउंट विल बी गोन। और वही इक्विटी में हो सकता है कि एक महीने में वो ऊपर ना जाके अगले महीने में ऊपर चल जाए। तो ये बेनिफिट और ये लॉस है इक्विटी एंड ऑप्शंस में। हाँ, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट मनी की, तो इसमें आपको कंप्लीट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जितने की वैल्यू है। इसके अंदर आपको मिलता है मार्जिन, कि 1 लाख का माल है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आपको 20 से 30 हजार रुपए में मिल जाएगा।
स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटेलर्स जो लॉस खाते हैं वो खाते हैं ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 20-30 हज़ार रुपए में 1 लाख रुपए क्वांटिटी आ रही है, तो लालच की वजह से वो खरीद लेते हैं और वो स्टॉक उस पॉइंट से ऊपर जाता ही नहीं है और वहां से वो खा जाते हैं लॉस। तो मैं आपको गाइड ये करना चाहूंगा, ऑप्शंस को सीखो, बट अभी इंप्लीमेंट मत करना जब तक कि आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% ना आ जाए इक्विटी के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो कंप्लीटली डिपेंड है इक्विटी मार्केट में। जिसको इक्विटी अच्छे से कैच करना आ गया वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि जो हमने डिमांड एंड सप्लाई जो सीखा, जो प्राइस एक्शन थ्योरी हमने सीखी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, अभी हमने रिसेंटली देखा था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी जब हमारे बताए हुए एरिया में आया था, तो लॉजिकली देखोगे यहां से अब तो गया, बट कितने दिन साइडवेज भी रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 डेज जिसने ऑप्शन प्ले किया होगा तो हो सकता है उसका टाइम डीके भी हो जाए। टाइम डीके क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होती है, कि इसी सेशंस का पार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये होती है इक्विटी के प्लस पॉइंट और ऑप्शंस के नेगेटिव पॉइंट। हाँ, जिसको मार्केट अच्छी तरीके से कैप्चर करना आ गया तो वो ऑप्शंस के थ्रू जल्दी पैसा बना सकता है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा मनी मेकिंग टूल है, पर उसके लिए चाहिए स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी। तो ये होता कैसे है और इसको डील कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम। मार्केट वॉच में जाके मैं एक काम करता हूँ, एक लोकल मार्केट मैंने ओपन किया। अब मैं करता हूँ सिलेक्ट, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राइस चल रही है 169 रुपीज। ठीक है, अब हमें इसमें 1000 स्टॉक्स खरीदने या 2000 स्टॉक्स खरीदने, हमें कंप्लीटली पैसा देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, एड स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे इक्विटी के पास में लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स। अब ऑप्शंस में दो चीजें होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, अब वो क्या होता है वो सीख लेते हैं अपन। अब डेरिवेटिव सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है एनएससी बीएससी एंड बोथ, जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनएससी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आती है स्क्रिप्ट। देखिए गाइस, एनएससी हर कोई स्टॉक्स को डील नहीं करता है डेरिवेटिव्स के अंदर, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है एनएससी की। क्योंकि हम देखेंगे निफ्टी के अंदर 500 प्लस स्टॉक्स है, पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतने स्टॉक्स नहीं है। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स ही हैं जिनको एनएससी ऑफर करता है स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स में डील करने के लिए। तो स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट। तो जैसे मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी बैंक ऑफ बड़ौदा की, अब आप यहाँ पे देखोगे एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग होती है ये होती है एक टाइम लिमिट पे। जो टाइम लिमिट होती है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी गाइस उसको कहते हैं किसी भी डेरिवेटिव्स में, किसी भी स्टॉक के डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं, उसकी एक्सपायरी की डेट होती है किसी भी मंथ का लास्ट थर्सडे। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है अप्रैल, अब इस मंथ की एक्सपायरी क्या है, तो हम देखेंगे अप्रैल की एक्सपायरी है किसी भी मंथ के लास्ट थर्सडे, तो आप देखेंगे 25th इसका लास्ट थर्सडे है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं मई की, तो मई की एक्सपायरी है 30th ऑफ मई, और जून की है 27। तो किसी भी मंथ की लास्ट थर्सडे होती है उसकी एक्सपायरी। ये है स्टॉक ऑप्शन के लिए। अब बात आती है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी ये दोनों है इंडेक्स ऑप्शन। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब एक्सपायरी पे देखिए, हम मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आ रही है ऑप्शन कि मुझे कौन सी एक्सपायरी लेनी है, इस मंथ की लेनी है, नेक्स्ट मंथ की लेनी है, या जून की लेनी है। जितनी दूर की हम एक्सपायरी लेते हैं उतना ही बड़ा बेनिफिट हमें होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं सोचता हूँ
इस मंथ की एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं शो पे करूँ तो यहाँ पे फ्यूचर, कॉल्स, पुट्स एंड कॉल प्लस पुट्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फ्यूचर पे मैं क्लिक करता हूं और शो करता हूं, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूं ऐड। ठीक है, पहले मैं फ्यूचर के बारे में बताना चाहूंगा। अब फ्यूचर को जैसे ही आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपके पास में इसकी, जैसे अभी मार्केट क्लोज है तो सब 0-0 हो रखा है। अब मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर को बाय करना है। एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड गाइस, मेरे को अकाउंट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस वाले में फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्सेस नहीं है। लेट मी चेंज द अकाउंट। ठीक है गाइस, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी। सबसे पहले मैंने ऐड किया फ्यूचर, क्योंकि अब पहले हम फ्यूचर पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे ऑप्शन। अब फ्यूचर क्या होता है ये देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस मंथ का फ्यूचर डिसाइड किया। अब मैं ये सोचता हूं कि यहां से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो जाएगा अप। मैं ये सोचता हूं कि यहां से जो बैंक ऑफ बड़ौदा जाएगा अप। ठीक है, अब मुझे इसकी क्वांटिटी को मान लीजिए बाय करना है। ठीक है, अब मुझे कितनी भी क्वांटिटी को बाय करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उतने अमाउंट में उसको पे करना होगा। वहीं फ्यूचर में क्या होगा, मैं करता हूं उसको बाय। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, एक्सचेंज NSEFO, NSE का फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, यहां लिखी हुई है स्क्रिप्ट मैंने सिलेक्ट की है इस मंथ की 27 अप्रैल की। अब क्वांटिटी है 5850। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये एक्सचेंज के द्वारा ही निर्धारित है, मतलब फिक्स है। यहाँ हम हमारी मर्जी से क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमें और क्वांटिटी ऐड करनी है तो 5850 मल्टीप्लाई 2। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 5850 को हटा के 1000 लिख दे। ये पॉसिबल नहीं है, ये बाय करने ही नहीं देगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां जाओगे तो देखिए सीधा 2x हो रहा है, 11700 हो गया, 17750 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका फ्यूचर को बाय करता हूं 5850 क्वांटिटी जिसकी प्राइस है 170.25। अब देखिए स्टॉक की जो प्राइस है वो है 169.20 और फ्यूचर की प्राइस है 170.20। हमेशा आपको स्टॉक की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में 1 रुपीज का डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। अब मान लीजिए 5850 क्वांटिटी को अगर मैं कैश में बाय करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मैं देखता हूं। 5850 मल्टीप्लाई अभी चल रही है 169.20।
मुझे 9,89,820 रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं फ्यूचर को बाय करता हूं तो मुझे पे करने पड़ेंगे 2,59,623 रुपए। तो देखिए ऑलमोस्ट डिफरेंस आया है 6 लाख रुपीज का, 6 लाख से ज्यादा का। राइट। अब आपको पता है कि ये इतना डिफरेंस आ रहा है, तो कोई ना कोई तो लोचा हो सकता है, कोई ना कोई फैक्टर तो इसमें इन्वॉल्व है। वो फैक्टर है रिस्क का फैक्टर। वो कैसे? मान लीजिए 170 रुपीज पे प्राइस चल रही है, ठीक है, 170 रुपीज पे प्राइस चल रही है। अगर 27 अप्रैल, जो कि मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड किया है, उससे डाउन में क्लोज होती है, मान लीजिए 169 या कुछ में भी, मान लीजिए 1 रुपए डाउन में क्लोज होती है, तो आपका नुकसान हो जाएगा 5850 रुपए का। अगर 1 रुपए अप में क्लोज होगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5850 रुपए का। अगर मान लीजिए यहां से प्राइस डाउन हो गई, यहां पे मान लीजिए 10 रुपए डाउन हो गई, तो आपका लॉस हो जाएगा 58,500 रुपए का। अब मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन, जो कि मैंने डिसाइड किया 27 को, एक कैंडिडेट है जिसने सेम स्टॉक बाय कर रखे हैं इक्विटी में 9,90,000 देके, एक बाय कर रखे हैं 2,60,000 देके। तो देखिए मजा कहाँ आएगा। मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन वो आ गया डाउन, ठीक है, अब दोनों के लॉस ही कितने का हो गया? 58,500 का। बट गाइस इक्विटी वाले ने लॉस काटा ही नहीं, बट फ्यूचर वाले को लॉस काटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो ओवर हो गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी टेंडर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट, कोई भी रेंट लेते, कोई भी हाउस लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, जैसे किसी का 1 ईयर होता है, 6 मंथ होता है, 2 मंथ्स होता है, ठीक है। जैसे ही उसकी वैलिडिटी क्लोज हो जाती है तो आपको उसको एंड ऑफ करना पड़ता है। तो सेम ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो हमने डेट डिसाइड की है, जैसे ही इसकी वैलिडिटी खत्म होगी और हमारे स्टॉक की प्राइस जहां से हमने इसको बाय किया था उससे डाउन हुई, वो हमारा कंप्लीटली लॉस हमें लेना ही होगा। बट वहीं मैं इक्विटी की बात करूं, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं हो सकता है। हम इक्विटी को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, कितने भी साल तक होल्ड कर सकते हैं। समझ में आया आपको फ्यूचर और इक्विटी में बेनिफिट और लॉस? अब मैं बात करता हूं बेनिफिट की। ये तो है सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट क्या है? मान लीजिए आप में से कोई अच्छा ट्रेडर बन गया जिसको स्टॉक मार्केट को अच्छे से प्ले करना आ गया, ठीक है। सपोज बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे था 154 पे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी बाय करी 5850 से 5850, जो कि हमारा लॉट साइज होता है, ये एक्सचेंज के द्वारा ही डिसाइडेड होता है। मल्टीप्लाई 154, आपको पे करने पड़े इक्विटी के अंदर 9 लाख रुपीज ऑलमोस्ट, राइट। वहीं मैं अज्यूम करता हूं कि फ्यूचर अगर आप बाय करते, जैसे अभी इसमें आपको बाय करना पड़ रहा है 2,60,000, जब प्राइस चल रही है 170, तो मान लीजिए 2 लाख रुपीज के अंदर आपके पास में 5850 स्टॉक आ जाते, ठीक है। अब मान लीजिए आप अच्छे ट्रेडर हो, तो आपने क्या किया, इसको यहां बाय करते। अब ये डेट है 23 फरवरी की, तो आपके पास में ऑप्शन होता है 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। अब आप सोचते हैं कि मैं 23 फेब को अगर इसको बाय करूंगा तो मेरी एक्सपायरी तो बहुत पास में ही होगी, मतलब 23 हुआ थर्सडे को, सैटरडे संडे ऑफ, फिर आपके पास में बचे 3 दिन, तो आप इसको बाय करते मार्च की एक्सपायरी को, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से स्टॉक गया और यहां तक गया आपके सप्लाई जोन, मतलब 155 से आपने 170 पे इसको बेच दिया। अब जिसने 9 लाख रुपीज लगाए थे उसका प्रॉफिट कितना होगा? वही 15 रुपीज, ठीक है। और जिसने 2 लाख लगाए थे उसका भी प्रॉफिट कितना हुआ? वही 15 रुपीज। तो बेनिफिट फ्यूचर उन लोगों के लिए है जिनको ट्रेडिंग पे अच्छी कमांड आती है, और मैंने पहले ही बताया था गाइस, अगर आपकी इक्विटी में कमांड नहीं है तो फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लीजिए स्टॉक काफी दिनों तक रेंज बाउंड ही रहा और डाउन साइड में ही क्लोज हो गया, तो आपका लॉस भी है। तो ध्यान रखना, जब भी हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे हम कंफर्म होंगे कि यहाँ से प्राइस चलेगी,
क्योंकि हमें टाइम लिमिट मिल रही है, और जहां टाइम लिमिट की बात होती है वहां रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये है फ्यूचर एंड फ्यूचर और इक्विटी में डिफरेंस, कि आपको अगर सेम क्वांटिटी बाय करनी है इक्विटी में तो 9 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, और फ्यूचर में बाय करनी है तो आपको इतने रुपए। बट उधर नो टाइम लिमिट, इधर टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट आप डिसाइड करते हैं कि वो टाइम लिमिट क्या रखनी है। अगर मैं बात करता हूं 25 मई की, तो मुझे पे करने पड़ रहे हैं 2,61,000। क्वांटिटी सेम है। अब वहां 2,59,000, यहाँ 2,000 एक्स्ट्रा इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि एक्सचेंज जैसे कहता है कि आपने 2 महीने का टाइम लिया। तो 2 महीने का टाइम, जब हम जितना टाइम हम ज्यादा लेंगे फ्यूचर में, उतना ही थोड़ा सा वो कॉस्टली आएगा। अब मैं बाय करता हूं इसको, मान लीजिए जून की। तो देखिए, इसको बाय करने में मुझे पे करने पड़ेंगे 2,62,000। यहाँ 2,59, 2,61, 2,62। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये आ रहा है, हमने टाइम लिमिट ली है। अब हमारा जो फ्यूचर एक्सपायर होगा वो होगा जून में, मतलब हमारे पास में 3 महीने हैं। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाय किया होता 3 महीने के लिए, और उसको सेल ही नहीं किया होता। अगर 1 मंथ के हिसाब से सेल करता मार्च के अंदर भी, तो देखिए वो यहीं पे एग्जिट हो जाता 162 पे ही। अगर वो लंबा होल्डिंग कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस 200 हो जाए। तो फ्यूचर का एक बेनिफिट ये है, अगर हम दूर का फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लिमिट को हम हमारे फेवर में कंसिडर करते हैं, तो फ्यूचर बेस्ट भी है। क्योंकि हमें पता है कि सेम क्वांटिटी बाय करने में इक्विटी में हमें पे करने पड़ रहे हैं 9 लाख रुपीज, और वहीं फ्यूचर में हमें बाय करना पड़ रहा है 2,60,000 के आसपास। बट गाइस, फ्यूचर उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनको अच्छी तरीके से मार्केट में डील करनी आती है। वरना मैक्सिमम लॉस फ्यूचर में भी होते हैं। मान लीजिए अगर वो उल्टा हो गया आपकी रेंज से, तो आपको उतना ही अमाउंट का लॉस भी आपको पे करना पड़ेगा। इन सिंगल लाइन मैं ये कह सकता हूं, जिसको एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर में डील कर सकते हैं। प्रॉफिट भी ज्यादा है, बहुत शानदार मनी मेकिंग टूल्स है, बट लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। कुल मिला के रिस्क फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। अब बात आती है बेनिफिट्स की। अब मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए का माल उठाया है इक्विटी के अंदर सेम प्राइस पे, और ऑप्शंस में उठाया, फ्यूचर में आपने उठाया 2 लाख के अंदर। अब मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड ऑफर कर दिया, ठीक है, डिविडेंड मान लीजिए या कोई बोनस मान लीजिए, कोई भी कंपनी ने बेनिफिट दिया, तो वो फ्यूचर वाले को नहीं मिलेंगे। वो फ्यूचर वाले को नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे सिर्फ इक्विटी वाले को। क्योंकि इक्विटी वाले को राइट्स होते हैं कंपनी के बेनिफिट्स, जैसे कि डिविडेंड, बोनस, अगर स्प्लिट भी होता है उसका बेनिफिट मिलेगा, कंपनी में वोटिंग करने के आपको राइट्स मिलेंगे। तो जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे इक्विटी वाले को। क्योंकि कंपनी कहती है कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, इन्होंने पूरे अमाउंट से इन्वेस्ट किया है, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इन्वेस्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट जो कि टाइम लिमिट होती है, ये 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स भी होती है। तो फ्यूचर वाले जो भी ट्रेडर होते हैं उनको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है, इक्विटी वाले को मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर ने लगाया 9 लाख रुपीज, और फ्यूचर ऑन ऑप्शन वाले ने लगाए 2 लाख रुपीज। ठीक है। अब स्टॉक यहां से चला गया 170, तो हमने देखा था कि 87,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए डिविडेंड की प्राइस है 10 रुपीज, तो फ्यूचर वाले को तो मिलेंगे सिर्फ 87,000 ही, और इक्विटी वाले को 87,000 का प्रॉफिट प्लस डिविडेंड का, जैसे मान लीजिए 5850 क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से, ये हो गई 58,500। तो उसका प्रॉफिट होगा 1,45,500 रुपए का। तो डिसाइड आपको करना है कि आपकी स्टडी कैसी है, राइट। क्योंकि पूरा गेम है स्टडी पे। मान लीजिए अगर आप इक्विटी में डील भी कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टॉप लॉस आके आपको पता है कि नीचे वाले जोन से चल जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप डील कर रहे हैं और आपको पता है कि पीछे एक जोन है, ठीक है। अब 26, 27 जो भी एक्सपायरी का डेट है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपने स्टॉप लॉस लिया, एक्सपायरी डेट हुई, एक्सपायरी हुई, वहीं से स्टॉक चला गया। अब जिन्होंने इक्विटी में बाय कर रखा था उनको पता है कि यहाँ पे एक ट्रैप लेवल है, तो स्टॉक यहाँ चल जाएगा।
बट फ्यूचर वाले को सौदा काटना ही होगा होगा। तो यहाँ क्लियर है आपको इक्विटी और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है और क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से अभी। सबको क्लियर हुआ है सिर्फ सिंगल बंदे को क्लियर हुआ है? क्योंकि देखिए गाइज, जो ऑप्शंस की जो क्लासेस होगी थोड़ी सी टफ भी हो सकती है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं हो सकती है आपके लिए। हो सकता है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होंगे उनको पता भी लग गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। प्रीमियम की बात मुकेश मैं करूंगा ऑप्शंस के अंदर, ये है फ्यूचर। मैंने बताया था डेरिवेटिव्स में दो सेक्शन आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शंस की बात अब हम करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया फ्यूचर और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट लाइन मैं बोल सकता हूं कि इक्विटी में कोई भी क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं होती, और फ्यूचर में क्वांटिटी डिसाइडेड होती है बाय एक्सचेंज। एक्सचेंज के द्वारा हम, उन्होंने जो क्वांटिटी डिसाइड कर रखी है उस क्वांटिटी में हमें बाय करना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, वो 1 मंथ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का होता है मैक्सिमम, मतलब 30 डेज 60 डेज 90 डेज। अगर उस पीरियड में स्टॉक हमारी बाइंग रेंज से ऊपर जाता है तो हमें बेनिफिट होगा, और उस बाइंग रेंज से डाउन जाता है तो हमारा लॉस होगा। बट इक्विटी की बात करूं, हमें पूरा का पूरा पैसा इसमें देना होता है किसी भी स्टॉक की सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए। और हम चाहे तो 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं हमारे पैसे को। कंपनी के बेनिफिट्स की बात करूं, वोटिंग राइट्स डिविडेंड स्प्लिट बोनस सब हमें इक्विटी में मिलेंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर में सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है, और इक्विटी में हम लंबे समय तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे भी हम हमारे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑप्शंस की। अब ऑप्शन क्या होता है? अब ये बताइए गाइस, किस किस ने सुना है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन? किस किस ने पहले नाम सुन रखा है? अभी किस किस ने डील कर रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, या फिर? अभी आप लोगों ने ऑप्शंस में डील करी है? किया है, बट ओवरऑल लॉस ही रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑप्शन किसके लिए बना है। समझ ही नहीं आया? ऑप्शन समझ ही नहीं आया, या आज की क्लास समझ में नहीं आई? ओके, देखो क्या होता है, एक शब्द सुनोगे आप बार बार मेरे से, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होती है? देखो अंडरलाइन क्या होती है, कोई भी इक्विटी एक अंडरलाइन हो सकती है, कोई भी इंडेक्स एक अंडरलाइन हो सकती है, कोई भी ईटीएफ एक अंडरलाइन हो सकती है, कॉमोडिटी ये हमारी एक अंडरलाइन हो सकती है, फ्यूचर भी एक अंडरलाइन हो सकती है, और फॉरेक्स भी। अब अंडरलाइन में इक्विटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं मैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। ईटीएफ की बात करूं, गोल्ड बीज। कॉमोडिटी में आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर। फ्यूचर में सेम निफ्टी 50 या कोई भी स्टॉक ऑप्शंस। फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर। ये सब अंडरलाइन होती है। ये शब्द मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब भी मैं आपको अंडरलाइन बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इनमें से किसी की बात कर रहा हूं, और जिसकी भी बात करूंगा वो मैं स्पेसिफिक कर दूंगा। तो अंडरलाइन का मतलब इक्विटी भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, गोल्ड बीज भी हो सकता है, कॉमोडिटी भी हो सकती है, फ्यूचर भी, यूएसडी और फॉरेक्स भी। ऑप्शन सब में काम करता है। देखिए गाइस, ऑप्शंस के अंदर होती है एक कॉल एक पुट। ठीक है, कॉल बेसिकली हम कॉल को क्या बोलते हैं, देखो कॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडरलाइन के। अब मैंने बोला अंडरलाइन के,
अब अंडरलाइन का मतलब हो गया कोई भी स्टॉक की भी हो सकती है, किसी भी इंडेक्स की मैं बात कर सकता हूँ, कमोडिटी गोल्ड की बात सकता हूँ, या फ्यूचर निफ्टी 50, कुछ भी। मैंने बोला अंडरलाइन। तो कॉल चलती है किसी भी अंडरलाइन के प्रोपोर्शनल, इन द सेंस कि मान लीजिए आपने बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से अब जाना चाहिए, तो उस ऑप्शन में हम बाय करते हैं कॉल। इन द सेंस जब भी हम बुलिश होते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं, और जब भी हम बेरिश होते हैं तो पुट बाय करते हैं। आगे जाके आप ये भी सीखोगे जब भी हम बुलिश होते हैं तो पुट सेल भी करते हैं। आपको पता है ऑप्शंस के मार्केट में जो सच में पैसा कमाता है वो होते हैं ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर। वो काम करते हैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी। ये जितने भी बायर्स है ना, ये सब पैसा गवाते हैं, सिर्फ सेलर्स ही कमाते हैं, ये बात सच है। बट ऐसा नहीं कि बायर्स पैसा नहीं कमाते, जिसकी स्टॉक मार्केट में पकड़ है वो बायर्स भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, होता क्या है सीखते हैं। फ्यूचर को मैं हटा देता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा था, फ्यूचर के बाद में था कॉल एंड पुट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉल की। सबसे पहले टाइम लिमिट इसमें भी है क्या? यस, इसमें भी टाइम लिमिट है, 27, 25 में और जून। ठीक है, अब देखिए होता क्या है गाइस। जैसे मैं फ्यूचर सेलेक्ट कर रहा था सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट का नाम आ रहा था, बट जैसे मैंने 27 मार्च किया तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आ रही है। अब हम ये मानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 169। ठीक है, अब वही चीज है कि इक्विटी में बाय करने के लिए आपको 9 लाख रुपए चाहिए, और फ्यूचर में बाय करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए। अब देखना, सेम इसी स्टॉक को बाय करने के लिए कितने रुपए चाहिए। अब इसमें होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जो भी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है उसके अप एंड डाउन एक्सचेंज डिसाइड करता है उसकी खरीदने की प्राइस को, कि आप इस स्टॉक को इतने रुपए की प्राइस में ही खरीद सकते हो। अब जैसे मान लीजिए 169.20 है, तो यहाँ पे आप 169 डालोगे तो एक्सचेंज आपको ऑफर ही नहीं करेगा खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप 170 करोगे तो आपको ऑफर देगा, 171 करोगे नहीं देगा, 172 करोगे देगा, 173 करोगे नहीं देगा, 174 करोगे नहीं दे रहा, 175 में दे रहा है। तो ये जो डिसाइडेड हो रहा है ना, ये डिसाइडेड हो रहा है एक्सचेंज के थ्रू। अब बताइए, जो चीज अगली पार्टी ही डिसाइड कर रही है तो कितने सोच समझ के कर रही होगी। मैं तो ये मानता हूँ जब सब चीज ही अगली पार्टी डिसाइड कर रही है तो बहुत सोच समझ के डिसाइड कर रही है, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है इसके अंदर। अब मान लीजिए 169.70 आपका स्टॉक चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसका कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ 170 का। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 रुपए ऊपर का 175 का, 165 डाउन का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंने 3 कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किए, 170, 175 और 165, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से 5 रुपए ऊपर, करंट मार्केट प्राइस, और करंट मार्केट से 5 रुपए डाउन। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी कितनी आएगी मेरे पास में, मैं देखूंगा सेम 5850 रुपए क्वांटिटी आई। अब देखिए गाइस, यहाँ पे चल रहा है करंट 5 रुपीज, इसमें 2.90 और इसमें चल रहा है 8 रुपीज। मैं बात करूं अप्रैल मंथ की, मैंने स्टॉक को डिसाइड किया है बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने के लिए, बट जैसे ही मैं मेरी स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर रहा हूँ 175 में मुझे देने पड़ रहे हैं 5 रुपीज, इन द सेंस 5850 × 5 मुझे पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ 29,250। वही स्ट्राइक प्राइस में 175 की सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सेम क्वांटिटी है, बट प्रीमियम क्या आ रहा है 2.90। ये जो करंट लिखा हुआ है ये इसका प्रीमियम है, मुझे पे करने पड़ रहे हैं 16,965। वहीं मैं 165 की अगर डिसाइड करता हूं सेम क्वांटिटी के साथ में, मुझे पे करने पड़ रहे हैं 8 रुपीज, यानी 46,800। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको 175 से मैं 180 करता हूं तो मेरा प्रीमियम और कम हो जाएगा 1.55, ऑलमोस्ट कितने, 6,000 रुपए के आसपास, 6 साढ़े 6 हजार। वहीं मैं इसको 185 करता हूं तो मुझे पे करने हैं 0.85 पैसे ओनली। 0.85 पैसे कितने हो गए?
तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जब भी हम करंट मार्केट से ऊपर की डिसाइड कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम कम पे करना पड़ रहा है, और जैसे ही डाउन साइड की डिसाइड कर रहे हैं प्रीमियम ज्यादा। अब मान लीजिए 160 की मैं देखता हूं, तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 11 रुपए 90 पैसे, ऑलमोस्ट 12 रुपए। 5850 × 12 मुझे पे करने पड़ रहे हैं 70,000। अब आप ये सोचेंगे कि एक ही स्टॉक में सेम क्वांटिटी, ठीक है, इक्विटी में 9 लाख रुपए, चलो उसकी टाइम लिमिट नहीं है। फ्यूचर की मैं बात करूं तो उसके अंदर टाइम लिमिट है, बट 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए। फ्यूचर ऑप्शन में भी टाइम लिमिट है, ठीक है, पर उसमें कई जगह मुझे 5,000 पे करने पड़ रहे हैं, कहीं 16,000, कहीं 17,000, कहीं 46,000। तो यही तो सबसे बड़ा रीजन है ऑप्शंस का, कि जितनी आप स्ट्राइक प्राइस को चेंज करोगे, स्ट्राइक प्राइस जो कि एक्सचेंज के द्वारा डिसाइडेड होती है, तो उसमें आपको प्रीमियम अलग अलग पे करना पड़ेगा। अब प्रीमियम क्या होता है? एक्सचेंज ऐसे कहता है कि अगर आपका स्टॉक 170 रुपीज से अप गया तो उसके बदले में आपको इतना प्रीमियम मिलेगा। अब ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है एनएससी से, जो कि आपको यहाँ कहीं भी डेटा शो नहीं होगा, बट हमें एक सॉफ्टवेयर को बाय करना होगा, उसका नाम है सेंसिबल। अब सेंसिबल जब तक बाय नहीं करोगे, आगे का डेटा समझ में कम आएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी प्राइस 170 से 175 रुपीज हुई, और अगर हमने कॉल ऑप्शन ले रखा है 170 का, तो कितना प्रीमियम और बढ़ेगा। सेम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि 180 रुपीज प्राइस गई तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमें पता है जैसे ही प्राइस 1 रुपए ऊपर जाएगी तो 1 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा। बट आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर कभी कभी प्राइस 5 रुपीज भी चली गई ना, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता। उसके का रीजन मैं दूंगा आपको आने वाली क्लासेस में, अभी आज की सिर्फ बेसिक क्लास है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होते हैं चीजें। क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि हमारा स्टॉक की जो प्राइस चल रही है, बट हमारा ऑप्शंस का नहीं बढ़ रहा। ये डिसाइडेड होता है एनएससी से। तो यही सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं। अब सोचो कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे प्रीमियम कितना करना है, तो फिर बॉस तो मैं ही हुआ ना। फ्यूचर और इक्विटी में कौन डिसाइड कर रहा है? डेटा, वॉल्यूम, कि जितना प्राइस वहां से हिट हो रही है उतने का बेनिफिट मुझे हो रहा है। बट ऑप्शंस के अंदर प्राइस अगर यहाँ से ऊपर भी चली गई ना, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी टफेस्ट। अब होता क्या है, लोग ऑप्शंस में क्यों पीछे पड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है इक्विटी में 9 लाख रुपए, फ्यूचर में 2.5 लाख रुपए। यहाँ हमें 5,000 में बाय करने को मिल रहा है, 70,000 में बाय करने को मिल रहा है, और 50,000 में बाय करने को मिल रहा है, और 16,000 में बाय करने को मिल रहा है। तो इंसान देख जाता है लालच, यार इतने कम रुपए में इतनी क्वांटिटी आ रही है। अब फ्यूचर में क्या होता है कि मान लीजिए स्टॉक 170 से क्लोज हुआ 1 रुपए ऊपर, तो आपको 5850 रुपए का प्रॉफिट होगा। वहीं मैं ऑप्शंस की बात करूं, कॉल ऑप्शन की, अगर आपका स्टॉक 170 है, अगर वो एक्सपायरी वाले दिन 175 भी क्लोज हो रहा है ना, या 171 भी, तो आपको पूरे के पूरे पैसे गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सबसे अलग है। इस पे टाइम डीके एक ऐसा चीज है जो कि अच्छे अच्छे ट्रेडरों की बैंड बज जाती है। ऑप्शंस के अंदर हमें चाहिए इमीडिएट मूव, इमीडिएटली मूव, हम वेट नहीं कर सकते। फ्यूचर में हम वेट कर सकते हैं, इक्विटी में पूरा वेट कर सकते हैं, बट ऑप्शंस पे नहीं, क्योंकि हम जो पर डे का जो प्रीमियम है वो कंपनी हमसे खाती है। मान लीजिए आपने, इसने आपको ऑफर किया 170 प्राइस को 5 रुपीज में, अब बैंक ऑफ बड़ौदा 170 पे ही क्लोज हुआ ना, तो नेक्स्ट डे आपकी प्राइस 5 रुपीज ओपन नहीं होगी, डाउन साइड में ही ओपन होगी। क्योंकि जो जो ऑप्शन बायर है, मैंने बताया था मार्केट में जीतता कौन है? ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या होता है? मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का, हम कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, 15,000 रुपए इंश्योरेंस देते हैं, और भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो, राइट? फिर भी हम 15,000 रुपये भरते हैं, राइट? वहीं अगर हमारी गाड़ी कहीं टक्कर हो जाती है, कहीं लग जाती है, तो उसका जो भी नुकसान होता है कौन भरती है? इंश्योरेंस कंपनी। अब वो नुकसान 1 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, राइट? तो इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन बायर, ठीक है,
एक होते हैं ऑप्शन सेलर। ठीक है। ऑप्शन बायर वाले क्या करते हैं, वो पे करते हैं प्रीमियम। जैसे हम कस्टमर हैं, हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हमें प्रीमियम को क्या करना पड़ता है, पे। ठीक है। एज ए कस्टमर सोचो, हमें हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है तो हमें प्रीमियम को पे करना पड़ेगा, तो हम हो गए ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर कौन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि प्रीमियम को कलेक्ट करती है। सेम मार्केट में ऑप्शन सेलर भी होते हैं, वो प्रीमियम को खाते हैं। मतलब जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, जो यहाँ से प्रीमियम जा रहा है, एक दिन का जो लॉस हो रहा है, वो किसके पास में जा रहा है, ऑप्शन सेलर के पास में। कि कोई देने वाला होगा तभी तो कोई लेने वाला होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है और एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमारा जो लॉस होता है ना, वो डिसाइडेड होता है ऑप्शन बायर में। बट वहीं मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं, यहाँ पे जो लॉस है वो डिसाइडेड होगा लिमिटेड लॉस, बस इनका क्या होगा, लिमिटेड प्रॉफिट। कैसे, अब मान लीजिए आपने किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया 15,000 रुपीज का, भगवान ना करे आपकी गाड़ी ठुक गई और गाड़ी में खर्चा आया 1 लाख का, तो हमने तो प्रीमियम सिर्फ 15,000 रुपये दिए थे। अब जो ऊपर का 85,000 का जो भुगतान होगा वो कौन पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी तो पे करेगी। तो ऑप्शन बायर जो हमने पे किया है, तो हमारा लिमिटेड लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 15,000 रुपए का। हम तो 15,000 रुपये जो कंपनी को प्रीमियम दिया था इंश्योरेंस का, हम तो फ्री हो गए। अब चाहे उसमें 1 लाख का खर्चा आया, 2 लाख का खर्चा आया, वो कौन भरेगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारा तो लिमिटेड लॉस हो गया 15,000 रुपए का, इसका हो गया अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस सॉरी। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसमें होगा अनलिमिटेड लॉस। जो भी ऑप्शन सेलर बनता है ना, उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनका लॉस है वो सबसे ज्यादा होने के चांसेस भी रहते हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे, अब मान लीजिए गाड़ी ठुकी, हमने दिए 15,000 रुपए, बट लॉस तो हमारा एक्चुअल हुआ 2 लाख का। अब हमें पता है कि हम तो 15,000 देके फ्री हो गए, जितना भी 1.5 2 लाख रुपए ऊपर से लगेंगे वो किसके लगेंगे, कंपनी के। तो हमारे लिए क्या हो गया, अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है। समझ में आया आपको, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, ऑप्शंस के, बायर के और सेलर के। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शन बायर कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। अभी के लिए बेसिक समझो, ऑप्शन बायर होते हैं ट्रेडर, ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर क्या करते हैं, प्रीमियम को पे करते हैं, मतलब जो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया 170 रुपीज, हमने पे किए 5 रुपीज। अब यहां से स्टॉक हो गया शूट। ठीक है। तो हमारा लॉस तो फिक्स है ना, कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 5850 मल्टीप्लाई 5 रुपीज, जो हमने पे किया 29,250। बट प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो सेम इसमें हमने जो प्रीमियम पे किया है, तो हमारा लॉस तो हो गया लिमिटेड। अब अर्निंग कितनी भी हो सकती है, जैसे गाड़ी यहाँ टक्कर हुई तो नुकसान जितने का हुआ वो कौन पे करेगा, ऑप्शन सेलर। क्योंकि जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो ना, वो किसी ने सेल भी कर रखा होगा, तो वो अपना प्रीमियम आपको देगा। जैसे ये बायर नीड से सेलर होता है, तो सेम ऑप्शन बायर में ऑप्शन सेलर होगा तभी तो आपको प्रीमियम मिलेगा। अब मान लीजिए यहां से स्टॉक यहीं का यहीं रह गया इसी रेंज के अंदर, तो आपको 5 रुपीज का लॉस है। तो ये तो हो गया लिमिटेड, बट इनको जो बेनिफिट होगा वो मैक्सिमम ही 5 रुपीज का होगा। वो आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर का और ऑप्शन सेलर का। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं ऑप्शन सेलर। क्योंकि आपने देखा होगा जिस जिसने ट्रेडिंग की है, जो भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो देखिए प्रीमियम ही नहीं भरता। मान लीजिए किसी ने ऑप्शन को बाय किया है, किसी ने सेल किया है। ठीक है। अगर स्टॉक ये यहीं का यहीं रह गया ना, ऑप्शन बायर के पर डे का एक लॉस होता है। जो कंपनी एक प्रीमियम डिसाइड करती है उसका लॉस होगा, जो कंपनी जो प्रीमियम डिसाइड करेगी उसका पर डे का लॉस फिक्स है। वहीं ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिट है, वो चाहती है कि जो भी रेंज में मैंने इसको बाय किया है, ये आसपास ही क्लोज हो, उसके डाउन साइड में ना हो। मान लीजिए कॉल, किसी ने ऑप्शन को बाय किया है और किसी ने सेल किया है, तो ये चाहेगा कि स्टॉक यहां से अप चल जाए। और ये चाहेगा अगर 1 रुपीज पे भी ऊपर क्लोज होता है ना, तो इसको सारा का सारा प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा।
और अगर ये 1 रुपीज ऊपर भी क्लोज हुआ ना, तो उसका सारा प्रीमियम जीरो। और यहाँ इसका 1 रुपए ऊपर ही बंद हुआ ना, तो जितना प्रीमियम इसने बाय किया था, सेल किया था, वो सारा का सारा बेनिफिट इसको मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम यही जीतते हैं। आप देखोगे इतने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो रेंज बाउंड ही रहते हैं, उनका प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है। आईटीसी की बात करूं, अभी देखिए जिन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा होगा वो कहां से जीतेंगे? पूरा का पूरा स्टॉक एक रेंज बाउंड में कर रखा है। तो यहाँ जीत कौन रहा है? ऑप्शन सेलर। वो चाहते हैं जीरो हो जाए। ऑप्शन बायर सोचता है कि जो प्रीमियम मैंने पे किया है वहां से वो शूट हो, अपसाइड में जाए, और ऑप्शन सेलर ऐसे सोचता है कि यहाँ से शूट ना हो। अब जैसे मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने आपको इंश्योरेंस पे किया प्रीमियम, तो आप तो यही चाहोगे ना कि इनकी गाड़ी ठुके नहीं। चाहूंगा तो मैं भी मेरी गाड़ी नहीं ठुके, बट मैंने मेरा रिस्क फैक्टर को खत्म कर दिया 15,000 रुपए देके, कि अगर ठुक भी गई तो इस पे जिम्मेदारी आएगी पूरी की पूरी। बट ये तो हमेशा यही दुआ करता है कि सबसे कम से कम गाड़ी आए मेरे पास में डैमेज होके। अब आपको पता है कि इतने लोग प्रीमियम करवाते हैं और एक्सीडेंट केस भगवान की दया से कम ही रहते हैं, तो कितना बेनिफिट है। मान लीजिए इन्होंने 1,000 गाड़ियों का इंश्योरेंस किया, ठीक है, 15,000 रुपए के हिसाब से, तो इनके पास में साल भर का कितना प्रीमियम आया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ऑलमोस्ट 15 करोड़ का इनके पास में प्रॉफिट आया। ठीक है। अब मान लीजिए पूरी साल भर में गाड़ियां ही 10 डैमेज हुई, अब पर गाड़ी का कॉस्ट आया 1 लाख रुपीज, तो उनको जेब से कितना देना पड़ गया? 10 लाख रुपए। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। उनको सब पता है कि एक्यूरेसी क्या है, पूरा डेटा फिल्टर होता है इनके पास में, कि इतनी गाड़ियां इंश्योरेंस कराएगी तो एक्सीडेंट तो इतने ही हो रहे हैं, तो मैक्सिमम लॉस कितने का हो रहा है? लाख, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। उसके अंदर भी उनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जीरो डेप्थ के लिए अलग पॉलिसी है, फर्स्ट ओनर के लिए अलग है, थर्ड पार्टी अलग है। तो आपको समझ में आया कि ऑप्शन बायर कौन होते हैं, उनका क्या रोल है मार्केट में, और ऑप्शन सेलर का क्या रोल है। होते कौन है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी यहां तक क्लियर है ऑप्शन बायर के बेनिफिट, ऑप्शन सेलर के बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज? ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ऑप्शन बायर कौन होते हैं और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। देखिए गाइस, कोई भी हम किसी कॉल को बाय करते हैं, बाय कॉल, तो हम कॉल बाय कब करते हैं? जब हम सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, मतलब कि कोई भी स्टॉक है वो वहां से बुलिश मोमेंटम में होगा, बुलिश इन द सेंस अप साइड में होगा। ठीक है, वो लोग कॉल बाय कर सकते हैं। और जो बुलिश मोमेंटम वो देखते हैं, किस में देखते हैं वो? डिमांड जोन। फॉर एन एग्जांपल, डिमांड जोन में हम एंट्री को लेते हैं, मार्केट वहां से शूट हो, तो एक ट्रेडर क्या कर सकता है? कॉल को बाय भी कर सकता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं पुट बाय की। अब मान लीजिए आपका व्यू है मार्केट को लेके बेरिश। अब मैंने बताया था कि किसी भी सप्लाई जोन को आपको ट्रेड करना है, मान लीजिए किसी भी सप्लाई जोन को अगर आपको ट्रेड करना है, मान लीजिए सप्लाई जोन था, इसको ट्रेड करना है, तो आप इक्विटी के अंदर इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे के अलावा आपके पास टाइम लिमिट ही नहीं है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको इसको लंबा भी ट्रेड कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप इसको एक्सपायरी तक भी ट्रेड कर सकते हैं एक टाइम लिमिट के साथ में। तो ये बेनिफिट आपको फ्यूचर देता है और ऑप्शन देता है। अब मैक्सिमम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करते हैं? ऑप्शन। क्यों? उनको पता है कि सेम क्वांटिटी आएगी, वहां मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ पे मेरा कम में ही सौदा हो जाएगा। राइट। तो उनका व्यू क्या होगा? बेरिश। अब बेरिश व्यू कब होता है? सप्लाई जोन। तो इस केस में वो क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे, बाय पुट।
जब भी हमें माल को खरीदना हो सस्ते में, तो हम कॉल बाय करते हैं एक प्रीमियम को पे करके। ठीक है। और अगर हमें किसी भी माल को बेचना है प्रीमियम के थ्रू, तो हम करेंगे पुट बाय। ये तो हो गया ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन सेलर क्या है? मान लीजिए आपका व्यू सेम है, आप डिमांड जोन में हैं, तो आप उस केस में करेंगे सेल पुट। और अगर आप बेरिश है और आपको ऑप्शन सेलर, मतलब आपको प्रीमियम खाना है, यहाँ पे देना है, यहाँ खाना है, सोचो आप कस्टमर हो, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इस हिसाब से सोचो इन दोनों को, अच्छे समझ में आएगा। ऑप्शन बायर एक कस्टमर हो गया, ऑप्शन सेलर एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो वो क्या करेगी? सेल करेगी कॉल को। कैसे होगा वो सब आने वाली क्लासेस के पार्ट है। अभी ये एक ऐसे फिक्स रूल्स है जिसको आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंक्लूड करना है। तो जब भी हम मार्केट में बुलिश होते होंगे, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होंगे। या तो हम एज ए बायर यानी कस्टमर बन के उसको बाय करें, या एज ए इंश्योरेंस कंपनी बन के उसको सेल करें। दोनों ही केस में जो व्यू होगा वो होगा अपसाइड का, दोनों ही केस में। अगर मान लीजिए आपका व्यू है बेरिश, तो आपके पास में दो तरह के ट्रेडर आपके सामने खड़े होंगे। एक तो वो एज ए कस्टमर जो प्रीमियम को पे करेंगे, वो होंगे बाय पुट। और जो एज ए इंश्योरेंस कंपनी काम करेंगे वो करेंगे सेल। यहाँ पे मैं गलती से, हाँ सेल सही है एकदम, वो करेंगे कॉल को सेल। कैसे करेंगे वो सब मैं इस ट्रेडिंग जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी ये दोनों ही इनके व्यू है कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर एज ए कस्टमर बनना है तो हमारा रोल क्या प्ले होगा, और अगर हमें कंपनी बनना है एज ए इंश्योरेंस तो हमें क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बायर बनते हैं तो हमारे पास में ये तीन बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे। और अगर हम सेलर बनते हैं तो हमारे पास में तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, आप क्या बनना पसंद करोगे, ये वाला या ये वाला? ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर? लक्ष्य बोलना बड़ा आसान है, ऑप्शन सेलर बनेंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको ऑप्शन सेलर के भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन सेलर बनेंगे। रवि जी बनेंगे सिर्फ ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर बनेंगे। ठीक है। देखो, मैं ये मानता हूं कि अगर भगवान ने आपको कस्टमर बनने का भी मौका दिया है और कंपनी बनने का मौका दिया है, तो हम क्या करेंगे समय का सदुपयोग। जो मार्केट हमें बोलेगा, अगर मार्केट आपको कहता है कि नहीं अब एज ए कस्टमर काम कर, तो हम ऑप्शन बायर बनेंगे। मार्केट बोलता है नहीं अब तू इंश्योरेंस कंपनी बन जा, तो हम एज ए ऑप्शन सेलर काम करेंगे। दोनों ही मार्केट के साथ में चले लेके चलोगे तो आप बेनिफिट में रहने वाले हो। और मैं बता रहा हूं, जीतने वाला यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हार जाता है। इसको चलाने के लिए आपकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोचो आपको कोई कम पैसे में बढ़िया चीज दे रहा है, टाइम लिमिट भी है, तो आपकी क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? देखो, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बिल्कुल एकदम सही। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डिपेंड ऑन द मार्केट में। अगर आपको पता है कि यहां से स्टॉक अप ही जाएगा, तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि मैं बायर बन के कम प्रीमियम पे करके इसमें ट्रेड करूं, या ऑप्शन सेलर बन के इसमें ट्रेड करूं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा गाइस आप पे कि आप क्या बनोगे। अब वो चीज निकल के आएगी प्रैक्टिस से। कभी कभी स्टॉक ऑप्शन को आप सेल करते हुए इतना पैसा कमा जाते हो जितना आप बाइंग में नहीं कमा सकते। क्योंकि बाइंग में जो सबसे बड़ा लॉस है ना, वो है टाइम डीके का। वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है। डायरेक्शन मतलब जो स्टॉक की मूव है, अगर ये हमारी पकड़ में है, इफ वी होल्ड द स्टॉक मूव,
देन वी शुड बी ए बायर। मतलब आपको लग रहा है कि अब एक आजकल में स्टॉक अप जाएगा, तो आप कम प्रीमियम पे करके भी इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक की मूव थोड़ी सी स्लो है, डाउन है, मतलब ये स्टॉक काफी देर तक रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है, इफ डायरेक्शन स्टॉक मूव, इफ यू थिंक दिस स्टॉक कैन बी होल्ड और रेंज बाउंड फॉर द longer time period, then you should be a ऑप्शन सेलर भी बोल सकता हूँ इसको, मैं राइटर भी बोल सकता हूँ। सेलर ही राइटर होते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपने देखा कि ये एक डिमांड जोन है मंथली का या क्वार्टरली का, बड़ा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब ये चीज गाइस निकल के आएगी स्टडी से, सारा सब कुछ स्टडी से निकल के आएगा। अब आपको पता है, आपने कई बार इतनी प्रैक्टिस की, जब भी स्टॉक अपने डिमांड जोन में आता है तो जल्दी से ब्रीच नहीं करता, काफी दिनों तक वो रेंज बाउंड हो जाता है ऐसे, राइट। तो जब आपको लगे, जब आपने ऐसी पिक्चर देखे कि ये मुझे पता है इस जोन में आने के बाद में रेंज बाउंड होगा, तो आपको बनना चाहिए ऑप्शन राइटर। हम मान लीजिए कोई ऐसा डिमांड जोन है या आपका प्राइस एक्शन है, चाहे ई में 20 का सपोर्ट से आपको लगता है प्राइस अप जाती है, या कोई भी ब्रेकआउट पे आप फोकस करते हो कि यहां से स्टॉक जाएगा अप, मतलब आपने बोला कि स्टॉक की जो मूव है उसमें अब आने वाली है 1 से 2 दिन में, तब बनना चाहिए आपको ऑप्शन बायर। एशियन पेंट, देखिए ये मंथली का मेरे पास में डिमांड जोन था, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसमें सेलर बनते, ठीक है, 31 जनवरी को प्राइस आई है, अगर आप इसमें सेलर बनते तो आप 1 2 2 महीने इसका ऑप्शंस का प्रीमियम बैठे बैठे खाते। छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं डेली पे, तो देखिए ये एकदम रेंज बाउंड ही रहा है, यहां से स्टार्ट होके यहीं क्लोज हो गया। अब हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग कोई बंदा किया होता तो प्रॉफिट शायद नाम मात्र कमाया होता, अगर वो सोचता कि मेरा टारगेट तो ये है, तो प्राइस तो यहाँ तक जा ही नहीं रही है, वापस से घूम के यहाँ आ गई। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट। वो क्या करेंगे, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2 से 3 हजार, और जब लॉस की बारी आएगी तो 2 3 हजार का लॉस बुक नहीं करेंगे, वो सोचेंगे अब तो रुक जाओ, प्राइस नीचे वाले चल जाएगी, नीचे डिमांड जोन चल जाएगी, वो स्टॉक क्या करेगा, रेंज बाउंड में कर देगा। यहाँ से मैं दिखाऊंगा इसका प्रीमियम कैसे डीके होता है, ये सब आने वाली क्लासेस का पार्ट है। तो देखिए ये डिसाइड हुआ कि मुझे पता है कि बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ सेलर बनूंगा, तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी नहीं गई ना, तो एज ए सेलर बन के मैं इसका प्रीमियम खाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे, और डायरेक्शन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये चीज आती है एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये चीजें मैं आपको एक वे बता सकता हूँ कि इस केसेस में क्या करना चाहिए, बट पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं भी नहीं करा सकता, क्योंकि हर बंदे की साइकोलॉजी अलग अलग होगी। मान लीजिए 2 ट्रेडर बैठे हैं, कोई बोल रहा है कि यहाँ से मूव आएगी, मैंने बोला नहीं रेंज बाउंड रह सकता है, तो दोनों की थ्योरी अलग अलग है। पर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे ना गाइस किसी भी स्टॉक्स में, तो ये रेंज बाउंड ज्यादा मिलेंगे आपको स्टॉक, इसलिए तो ऑप्शन बायर वाले पैसा नहीं कमा सकते। अब जो मान लीजिए मंथली के डिमांड जोन को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली जब भी प्राइस मंथली पे आ रही है, प्रीमियम अपना माल ऑप्शन सेलर बन के प्रीमियम को एंजॉय कर ही रहा है। अब निफ्टी का आप देखो डेली पे,
इतना रेंज बाउंड रही, तो ऑप्शन बायर्स वाले पूरे मार्केट से खत्म है, जीरो लेवल। बट ऑप्शन सेलर है ना, आराम से बैठ के प्रीमियम खा रहे हैं वो, उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। देखो कितना रेंज बाउंड स्टॉक है, कॉल सेल की होगी अपसाइड से, ठीक है, आराम से बैठ के प्रीमियम खा रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, 3 महीने तक जबरदस्त प्रीमियम खाया उन्होंने। तो ऑप्शन बायर बनना सेलर बनना ये है आपको डिसाइड। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किन किन टूल्स को यूज करने वाले हैं, सबसे पहले स्टॉक मूव को, ठीक है। स्टॉक की मूव कौन डिसाइड करेगा, आपका एक्सपीरियंस। अब जैसे कंपेयर करूं मैं मेरे से, अब मेरे को अच्छी तरीके से पता होता है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा। अब वो सब चीजें कैसे है, जब मैंने यहाँ कॉल दी थी तो यहाँ मेरा एक्सपीरियंस से तो काम आया। इक्विटी वाले हम तो यहाँ से चलो लॉन्ग करके बैठे हैं, अब यहाँ से क्यों अप जाएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का गेम है पूरा। अब जिन्होंने इन पॉइंटों पे कॉल बाय की होगी वो सब के सब जीरो हो गई, पूरे टाइम जीरो हो गई, यहां से लेकर यहां तक। ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा गए। बट जब हमने बाय की तो एक्सपीरियंस से पता लगा कि अब प्राइस शूट होगी यहां से, तो कम प्रीमियम में बाय करके बेच दिया। तो सबसे पहले ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो वो डिसाइड होती है स्टॉक की मूव से, वो आती है आपके एक्सपीरियंस से, वो कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइम लिमिट। सबसे मेन काम है इस टाइम लिमिट को सेट करना, ऑप्शंस को ट्रेड करना। ऑप्शंस ट्रेड हम करते हैं, हमें जो 3 चीज की जरूरत पड़ती है वो होता है स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम एंड एक्सपायरी डेट। और आपके एक्सपीरियंस बेस पे ही आपकी लगती है एक्सपेक्टेशंस कि यहां से स्टॉक शूट होगा। ऑप्शन बायर्स हमेशा अपनी स्किल से उसको बाय करते हैं, सेलर्स तो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे प्राइस एक्शन फॉलो होता है, डिमांड जोन में बाय करना है उनको, बाय की जगह करना है सेल, बस इतना सा लॉजिक है। पर आपको बायर्स बनने के लिए बहुत सारे लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे मार्केट के अंदर, इसलिए ऑप्शन बायर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसको पाने के लिए लॉजिक चाहिए जो कि एक्सपीरियंस से आता है। हाँ, बट सेलर्स के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, उनको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जो है यहाँ पे प्राइस को सेल कर दो। ये देखो एमजीएल इतने दिनों तक रेंज बाउंड रहा यहाँ से यहाँ तक, आराम से किसने पैसा कमाया, बायर्स ने नहीं कमाया, सब सेलर्स ने पैसा कमाया। 4 4 5 5 महीने तक आप देखोगे ना, आप कभी भी चार्ट को उठाना और देखो ये जितनी 20 20 कैंडल्स बनी है, ये मंथली का टाइम फ्रेम खोल रखा है, यहाँ सारा पैसा ही ऑप्शन बायर कमा रहे हैं, सेलर सॉरी। ऑप्शन बायर तो इन कैंडलों में घुसेगा अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो, उसकी स्टडी अच्छी होगी तो। अब मान लीजिए आपने मंथली का ये डिमांड जोन फाइंड आउट करके डायरेक्टली ट्रेड किया इस पॉइंट में घुसते ही, तो देखो 1 महीने तक तो बेस कैंडल रह गई, जब तक तो पैसा ही साफ हो जाएगा आपका। अब ये भी जरूरी नहीं है ना कि डिमांड जोन में आने के बाद में प्राइस 1 महीना रुके। अब जैसे ये सप्लाई जोन का एरिया था यहाँ से यहाँ तक पूरा, अब प्राइस जो सप्लाई जोन में जाके डाउन ही आई है, 1 2 3 4 5 6 6 6 महीने घुमा दिया, तो ऑप्शन बायर की तो बैंड बच गई, जीता कौन, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी स्टडी, आपकी एक्यूरेसी, और जिसकी इक्विटी में एक्यूरेसी है वो जीत सकता है। अब जिसने मान लीजिए एमजीएल में बाइंग कर रखी होगी वो तो जीरो, वहीं से किसी ने कॉल सेल लगा रखी होगी, तो इतने दिन का प्रीमियम खाया खाया, स्टॉक और डाउन आया तो उसके और बेनिफिट हो गया। बट इसमें ऑप्शन सेलर में सबसे जो लोगों को बेकार चीज लगती है और ट्रेडर्स को अच्छी लगती है, वो क्या है कि प्रॉफिट जो है ना उसमें लिमिटेड है, मतलब कि आपका प्रॉफिट ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। वो डिसाइडेड प्रॉफिट किसका होता है, जो कि लिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर का जो लिमिटेड लॉस जो मैंने लिखा था वही उनका प्रॉफिट होता है। ये लिमिटेड लॉस है या लिमिटेड प्रॉफिट है। और गाइज मेरी राय तो ये रहेगी आप लोगों को, इस कोर्स के बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग जब तक मत करना जब तक आपकी 100 ट्रेड हिट ना हो जाए।
ठीक है, कल हम पढ़ेंगे गाइस इस प्रीमियम के बारे में। ठीक है, ये प्रीमियम कैसे निकलता है, क्या रेट होती है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में और एक्सपायरी डेट के बारे में। अगर आज की क्लास को लेके किसी को डाउट्स है तो वो पूछ सकता है मेरे से। कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन बायर एंड सेलर। सर एमजेल में कल क्या होगा? कल क्या होगा? कौन बता सकता है कल क्या होगा, बताओ। मैंने खुद स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बता सकता। अब एमजीएल की स्टडी में आपको बताऊं, ये देखिए आप, क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मंथली से देखूं तो वो अप साइड में ही था। प्राइस आई है इस वीकली के सप्लाई जोन से। ठीक है, अब हमें पता है कि क्वार्टरली से नहीं आई है, वीकली से आई है। तो हमारे पास में डाउन साइड में एक मंथली का डिमांड जोन है यहां से लेकर यहां तक। वीकली पे कोइंसाइडिंग लेवल है। अब डेली पे मेरे पास में बैक टू बैक लेवल है। पहला लेवल 11, डिमांड जोन फर्स्ट, सेकंड 11, और उसके बाद में मेरे पास में है ट्रैप लेवल जो कि है 11। अब मेरे पास में 3 लेवल है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी खुल गई सीधा सप्लाई जोन में। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूं, अभी सप्लाई जोन ही है। मान लीजिए कल यहां से शूट होके एकदम ओरिजिन वाले पे खुल गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे चली गई। अब मेरे को पता है कि निफ्टी के अंदर ये सप्लाई जोन का एरिया है, अच्छी तरीके से पता है। तो मेरे को इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले ही यहां से प्राइस अप चल जाए। दूसरी चीज, सेलिंग प्रेशर देखो एक कैंडल के साथ में डाउन आ गई, तो हो सकता है कि प्राइस एकदम डीप तक भी आ जाए, इस कैंडल तक। कोई बड़ी बात नहीं है। क्वार्टरली पे भी आप देखोगे तो इसका डीप पॉइंट यहाँ पे ही है, 844 845, ये वाला पॉइंट। अब मेरे को पता है कि ये मेरा एक एक्चुअल डिमांड जो है क्वार्टरली की लाइन ये है। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां रख के इसको डील करो। बट कब? अब मान लीजिए निफ्टी यहां से चला गया सप्लाई जोन के एरिया में ही ट्रेड कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब निफ्टी यहां सप्लाई जोन से जब डाउन आएगा तो एमजेल भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर सप्लाई जोन को ब्रीच करता है, मैं चाहता हूं कोई भी ट्रेड ना लेके निफ्टी सप्लाई जोन को ब्रीच करे, क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग के बाद में दोबारा से न्यू फॉर्म डिमांड जोन में आए, फिर मैं निफ्टी में लॉन्ग हो जाऊंगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे स्टॉक को देखना है। और दूसरी बात गाइस, सबसे मेन फोकस होता है सेलिंग प्रेशर। इसको देखो आप, सिंगल कैंडल के साथ में आया है तो सेलिंग प्रेशर हाई है। अब हो सकता है ट्रेडर्स को कैसे फंसाए, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करें, लोग सोचे भाग रहा है, बाय करेंगे, एक बेस कैंडल बनाया और दोबारा ठक से नीचे। क्योंकि सबसे हाई वोलेटाइल शेयर है ये। तो आपको क्या करना है कि सबसे कंजर्वेटिव एंट्री तभी लेनी है कि मंथली पे आपने देखा कि मेरा पॉइंट है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। तो वीकली पे लाइन भी यहीं आ रही है। और आपको पता है कि निफ्टी अगर ये डिमांड जोन में निफ्टी होता तो हम भले ही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट ये आरबीआर पैटर्न है और ये डाउन। अब मान लीजिए वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है तो मैं तो वेट करूंगा एटलीस्ट वीकली के डिमांड जोन तक ही। क्योंकि मुझे पता है वीकली से आ रही है, हो सकता है डेली का डिमांड जोन ब्रेक कर दे। मैंने बताया था आपको क्लास में। प्राइस को देखो आ कहां से रही है। अब वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है तो वीकली के डिमांड जोन तक आनी चाहिए, सबसे अच्छी बात है। वीकली के डिमांड जोन के साथ साथ में मेरे पास में मंथली पे भी डिमांड जोन है, तो मैं उसको ज्यादा कंसिडर करूंगा ना कि इस डेली को। देखो यहां से आने के बाद में कुछ तो मूव आई है, बट हमें स्ट्रिक्ट रहना है हमारी पोजीशन पे ही। समझ में आया आपको? पूरी क्लास में ये चीज समझाता रहा था कि प्राइस को आने का तरीका देखो, जिस लोकेशन से आ रही है, जिस सप्लाई जोन से आ रही है, वहीं से चलेगा। ठीक है, इस तो हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, है ना? ठीक है।